देखिए बच्चे, today is third class of ray optics. रोटेशनल मोशन, वो 12th में चल रहा था ना, इसलिए मोशन निकल गया. टुडे इज थर्ड क्लास ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना. देखिए बच्चे, in the previous class we have learned how to find the formula of moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चे. इसके अलावा जो दो थ्योरम आ रहे हैं मैं इसके एक एक एप्लीकेशन करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो इनके ज्यादा बनते हैं बट दीज थ्योरम आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस. तो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरम सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि आपको नॉलेज में रहे कि ऐसी दो थ्योरम थी पहले सिलेबस में. एक होती है बच्चे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ लेते पहले. परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. बच्चे व्हाट डज इट स्टेट? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स दैट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स दैट क्या बच्चे कि अगर आपके पास ये कोई भी बॉडी है, बॉडी को यहाँ पर नाम दिया है लैमिना. इफ इट इज अ लैमिना and x and y are any two axes which are perpendicular to each other and are on the plane of lamina. ये दो एक्सिस है x और y perpendicular to each other और लैमिना के ऊपर है. x and y are perpendicular to each other and on plane of lamina. Then the third axis, the third axis है जो x जो z है ये, the third axis which is perpendicular to both and perpendicular to the lamina. ये तो लैमिना के ऊपर है, जैसे बोर्ड है तो ये दोनों एक्सिस तो बोर्ड के ऊपर ही है, लेकिन जो थर्ड एक्सिस है वो बोर्ड के बाहर जा रही है, ठीक है. देन ये आपकी थर्ड एक्सिस है. तो ये जो है z एक्सिस क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना. तो ये कहता था आई जेड जो बाहर परपेंडिकुलर वाली है उस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो आई जेड जो परपेंडिकुलर वाली है उस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. इन इंग्लिश वी कैन राइट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of lamina about an axis which is passing through the intersection of which is perpendicular to it and passing through the intersection of two mutually perpendicular axes on plane of lamina. Mutually perpendicular axis on plane of lamina is algebraic sum. क्या होता है बच्चे वो? Algebraic sum of moment of inertia of lamina about these two axes, about these two perpendicular axes on the plane, about these two perpendicular axes on the plane. आई जेड जो बाहर वाला है, जो परपेंडिकुलर बाहर वाला आ रहा है, उसका सम अंदर वाले जो दो एक्सिस हैं
उनके सम के इक्वल होता है। अब इसकी एक एक एप्लीकेशन कराया था बच्चे, इसकी आप पहले एक एप्लीकेशन देख लीजिए, आपको समझ आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना about an axis which is passing through the diameter of ring. Moment of inertia of lamina, moment of inertia of lamina about an axis passing through diameter of ring, about an axis passing through diameter of ring। देखिए बच्चे, हमने कल पढ़ा था कि अगर एक ये रिंग है, इसका मास m, रेडियस r, यस्टरडे वी हैव लर्न कि अगर ये एक एक्सिस है, ये एक रिंग है, इसके अंदर से एक वो पास हो रही है एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस हो गई ना, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अलाउंग, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला बताना क्या आया था हमारा, क्या आया था उससे बताओ। वी हैव ड्राइव्ड यस्टरडे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट, अबे रिंग में खाली एम आर स्क्वायर था, इसके अलावा हमने निकाला था एम आर स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चे, ये जो रिंग है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है बच्चे, इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको जेड एक्सिस मान सकता हूं। लेट, अब ये दोनों क्या है, इसके डायमीटर, these two are the x and y axis and are the diameter, these two x and y axis, now these x and y axis are diameter of ring। मतलब ऐसा समझो कि ये एक x एक्सिस मान ली, ये डायमीटर, ये y एक्सिस है, और ये एक थर्ड एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर आई जेड। अब मैं रिंग को, अब ये सपोज ऐसा, ये कोई रिंग समझ लो, इसे मैं ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, बात एक ही है, बोथ आर थिंग दैट, क्योंकि हर जगह एक जैसी है ना, आइदर आई रोटेटेड लाइक दिस और आई रोटेटेड लाइक दिस, ठीक है, तो दोनों एक ही बात आएंगी। व्हाट कैन आई राइट, आई जेड मुझे पता है आई एक्स प्लस आई वाई है, लेकिन एक्स और वाई दोनों डायमीटर है, आई डी प्लस आई डी, आई जेड मुझे पता है एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर मुझे डायमीटर के अलॉन्ग निकालना है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है, इस साल कट गया, लेकिन आपको आई, हाँ कॉम्पिटिशन में तो आएगा, कॉम्पिटिशन में सब है, आई एम डिपेंडिंग, ये सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। अब डिस्का निकालिए, एप्लीकेशन बहुत है, मैं सारी एप्लीकेशन नहीं करा रहा, मैं केवल आपको दोनों थ्योरम यूज करना सिखा दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना ऑफ, ये रिंग था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing, about an axis passing through its diameter, passing through its diameter।
क्या है आंसर बच्चे? और क्या भाई, बस यहाँ पर क्या अंतर था? रिंग और डिस्क में केवल इतना ही तो अंतर था कि डिस्क अंदर से भरी हुई थी, तो उसमें आई जेड की वैल्यू जब निकाली थी तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आई थी। डिस्क में आई जेड का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 आता है, दैट्स द डिफरेंस ऑन। बाकी है तो डायमीटर उसके भी परपेंडिकुलर ही होंगे, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आईडी। एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आईडी। ठीक है बच्चे। ना एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये क्या कहती थी बच्चे कि ये कोई लैमिना है, ये इसका सेंटर है जी, ये इसका जी इज द सेंटर ऑफ लैमिना, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस कोई भी हो सकती है, पासिंग थ्रू सेंटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, ये मुझे पता होगा, ये नोन होगा। ठीक है, जैसे अगर ये रॉड है, ये अपनी सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, तो इसका आंसर हमने निकाला था एम एल स्क्वायर बाय 2 12। हमने कल रॉड का अपनी सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग जब आंसर निकाला था तो वो था एम एल स्क्वायर बाय 12। लेकिन क्या रॉड ऐसे नहीं घूम सकती? रॉड तो ऐसे भी घूम सकती है, यस और नो? तो इसके अलॉन्ग कैसे निकालूंगा? या ऐसों के लिए निकाल कि ये कोई अनदर एक्सिस है, ए बी। AB is parallel to the centroidal axis. AB is parallel to centroidal axis, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB इज इक्वल टू IG प्लस M इंटू में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस H मान लो, M पूरे लैमिना का मास, M इंटू H का स्क्वायर। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे रॉड का,
अब इसकी एप्लीकेशन कराता हूं बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its edge, about an axis passing through its edge and perpendicular to it। ठीक है, तो बच्चे ये तो ml स्क्वायर बाय 12 वी हैव ड्राइव्ड यस्टरडे, ये तो हो गया इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के लॉन्ग। एंड दिस इज सपोज ए बी, दिस इज सपोज ए बी, तो ए बी इज द एक्सिस which is passing through the edge and perpendicular to it. So IAB is equal to IG plus MH square, यही तो लगेगा। M तो पूरे रॉड का मास, IG मुझे पता है ml स्क्वायर बाय 12 है, M ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H का दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, ये L बाय 2 हो जाएगा, L बाय 2 का स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 ml स्क्वायर बाय 3, कितना आ जाएगा बच्चे, ml स्क्वायर बाय 3। अगर ये रॉड अपनी कॉर्नर वाली एक्सिस के लॉन्ग घूमेगी देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। एक दो क्वेश्चन आप कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू इट, विच इज टेंजेंट टू इट। हरियर, ये थ्योरम कहती थी कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाली एक्सिस के लॉन्ग पता होगा, और लेकिन मुझे एक ऐसी एक्सिस के लॉन्ग निकालना है जो सेंटर वाली के पैरेलल है, मुझे एक ऐसी एक्सिस के लॉन्ग निकालना है जो सेंट्रल वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वाली एक्सिस है इसके लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस m, m इज द मास ऑफ द एंटायर लैमिना इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, mh स्क्वायर, mh स्क्वायर। थर्ड केस कौन सा बच्चे, रेक्टेंगल नहीं है बच्चे, रॉड है। मैंने कहा था रॉड में ब्रेड्थ नहीं लेनी होती, पहली बात तो रेक्टेंगल नहीं है, रॉड है। रॉड में मैंने कहा था वन डायमेंशनल माननी होती है, ठीक है। दूसरी बात, हमने कल रॉड का ड्राइव किया था, जैसे रॉड मान लो तो अपनी अगर सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, जैसे जो बीच वाली एक्सिस है मिडल एक्सिस, तो उसका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन ये सेंटर के पास कर रही है ना, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। I have to find the moment of inertia of the same rod about AB. AB is an axis which is passing through the corner and is parallel to it. यदि पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो एक्सिस है सेंट्रल वाली एक्सिस के पैरेलल है। थ्योरम तभी लगेगी जब एक सेंट्रल वाली हो एक कहीं भी हो, लेकिन जो दूसरी एक्सिस है वो सेंट्रल वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो IAB जो पैरेलल वाली एक्सिस है इज इक्वल टू I जो सेंटर वाली है प्लस M इनटू में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जैसे मैं रिंग का निकालता हूं, रिंग का मुझे किसके लॉन्ग निकाला है, टेंजेंट के लॉन्ग, ये टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द डायमीटर, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू डायमीटर एंड डायमीटर आल्सो passes through the center. Tangent is parallel to diameter and diameter passes through center. तो ये जो था ये हो जाए, इसके अलॉन्ग होगा IG, तो ये क्या कहता था I टेंजेंट, जो टेंजेंट के अलॉन्ग है इज इक्वल टू IG प्लस MH स्क्वायर। IG टेंजेंट के लॉन्ग रिंग का कितना था, mr स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के लॉन्ग जो IG है वो तो ID बन गया ना,
रिंग के केस में आईडी फॉर रिंग था mr²/2, अभी हमने ड्राइव किया था, mr²/2 प्लस m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी रेडियस है, यहां जो h है वो r के बराबर है mr², 3/2 mr²। आप डिस्क का निकाल दो, आप निकालो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis which is tangent to it. Disk about an axis which is tangent to it. नीचे सबसे नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, रिंग का तो मैंने निकाल के दे दिया ना, डिस्क का निकालो। हाँ 5/10 शब। हाँ आपको अभी लिखवाऊंगा कौन कौन से याद करने हैं, क्योंकि याद तो आपको सिलेबस में है, याद तो करना है, डेरिवेशन सिलेबस से कटी है बस, जो मैं ड्राइव करा रहा हूँ दिस डेरिवेशन इज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस, लेकिन आपको फॉर्मूले इसमें लिखा है जस्ट लर्न, फॉर्मूले आपको याद करने सीधा। तो बच्चे डिस्क में क्या हो जाएगा, याद याद, डेरिवेशन तो याद नहीं करनी, डेरिवेशन तो मना कर रहा हूं ना बार बार मैं, ठीक है। तो आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर, बस इसमें आई जी की वैल्यू mr²/4 हो जाती है, तो ये 5mr²/4 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 5mr²/4। हाँ 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 हाँ, तो बच्चे डायमीटर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रिंग, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर रिंग के परपेंडिकुलर कब होता है, ये तो प्ले रिंग के साथ होता है, परपेंडिकुलर इज दिस,
जो हमने कल निकाला था वो ये निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसके अलावा इस रिंग का इस एक्सिस के अलावा एम आर स्क्वायर था। आज डायमीटर के अलावा निकाला एम आर स्क्वायर बाय 2। फिर हमने इसके अलावा निकाला टेंजेंट के अलावा एम आर स्क्वायर बाय 4। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द रिंग इज दिस द परपेंडिकुलर जो अंदर घुस जाए, डायमीटर अंदर नहीं घुसेगा। डायमीटर प्लेन में होता है और सेंटर एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चे अब आपको कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं, आपको याद करने हैं। ठीक है, रॉड का ये आपकी रॉड है जिसका मास m लेंथ l है। इस एक्सिस के अलॉन्ग होता है ml स्क्वायर बाय 12। कॉर्नर वाली एक्सिस के अलॉन्ग होता है ml स्क्वायर बाय 3। ऐसे वाली एक्सिस के अलॉन्ग होता है 0। रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग होता है mr स्क्वायर। डायमीटर के अलॉन्ग होता है रिंग का सेंट्रल एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर टू रिंग है। डायमीटर के अलॉन्ग होता है mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2। डायमीटर के अलॉन्ग mr स्क्वायर बाय 4। सिलेंडर का इसका वो तो फॉर्मूला याद करने ना। वैसे से एच नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। मैंने कहा था ये माप तो ये रहा एम, इसका डिस्टेंस ही नहीं है। मैंने कहा थिकनेस 0 माननी है इसकी। रॉड की थिकनेस कितनी माननी होती? 0। आई होता है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। r0 हो गया। इस एक्सिस से मासों की दूरी नहीं है वैसे। ये आंसर है सिलेंडर का। सिलेंडर किससे बनता है बच्चे? रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग लिख दो, सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका भी एम आर स्क्वायर जाएगा जो रिंग का होता है, अगर हॉलो है तो सेंटर एक्सिस के लंब। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर सिलेंडर सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर किससे बनेगा? डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रख दो, डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रख दो, तो इसका भी सेंटर एक्सिस के लॉन्ग एम आर स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा जो डिस्क का था। ठीक है, रेक्टेंगल का अब ब्रेड्थ है, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखूंगा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर रहा हूं, किस एक्सिस के लॉन्ग है ये? इसके अलॉन्ग होता है एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। अगर ये स्क्वायर होता, सेंटर एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, एम इसकी ए साइड को ए मान लेते हैं, एम ए स्क्वायर बाय 6। अगर ये स्फेयर होता, अगर ये स्फेयर होता तो स्फेयर हॉलो, होलो जैसे कॉस्को की बॉल हॉलो होती है अंदर से। अर्थ सॉलिड स्फेयर है, लेदर की बॉल सॉलिड स्फेयर है ना? लेमन सॉलिड स्फेयर है। जो अंदर से भरा हुआ है वो सॉलिड स्फेयर, जो अंदर से खोखला है वो हॉलो स्फेयर। स्फेयर दो तरीके का हो सकता है, हॉलो एंड सॉलिड। अगर ये हॉलो स्फेयर है 2/3 एम आर स्क्वायर। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये सॉलिड स्फेयर होता 2/5 एम आर स्क्वायर।
नाउ हेडिंग इज व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम एमओआई की वैल्यू निकाल रहे हैं, सब कुछ। हाँ बच्चे बोलो, मयन बोलो बच्चे। हाँ, ठीक है ठीक है। किसमें बच्चे बताओ? स्फेयर में, किसमें? हॉलो का होता है 2/3 mr²। हॉलो स्फेयर का होता है 2/3 mr²। सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 mr²। हो गया? आगे देखो बच्चे। नाउ देखो बच्चे, एडिंग व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी देर से रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेकिन क्या करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, ये बताता है कि कौन सी बॉडी को घुमाना आसान है, कौन सी बॉडी को रोकना आसान है, ठीक है। लेकिन इससे हम और हमें और क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं बच्चे? आपको पता है F इक्वल टू एम है, हाँ या ना? लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब क्या आप लीनियर मोशन को मास के बिना पढ़ सकते हो? नहीं। ऐसे मोमेंटम होता है एम वी, ऐसे ही बच्चे रोटेशनल मोशन को आई के बिना नहीं पढ़ सकते। रोटेशनल मोशन में मास का अल्टरनेटिव आई हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ने चाहें कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर, लीनियर को ट्रांसलेटरी भी कह देते हैं, वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। लीनियर कह दो या ट्रांसलेटरी कह दीजिए, दीज आर द सेम थिंग। आइदर यू यूज द वर्ड लीनियर और यू यूज द वर्ड ट्रांसलेटरी, बोथ आर द सेम थिंग एंड इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पंखे का जो घूमने का काइनेटिक एनर्जी है, अर्थ के घूमने की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो मास का, जब मुझे ये तो पता है कि वेलोसिटी, सीधा चलने वाली वेलोसिटी वी होती है, गोल घूमने वाली वेलोसिटी ओमेगा होती है। अगर एक मास सीधा चल रहा था वी वेलोसिटी से, ठीक है, यहां पर एक बॉल
गोल घूम रही है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। एक बॉल गोल घूम रही है ओमेगा वेलोसिटी, आप ऐसे समझ लीजिए अर्थ घूम रही है ओमेगा स्पीड से। तो यहां पर फॉर्मूले में मास की जगह आई आता है। फोर्स यहां पर क्या होता है, एम ए, ठीक है। यहां पर ए की जगह क्या आता है, अल्फा। ए की जगह क्या आता है, अल्फा। एम की जगह क्या आएगा, आई। और ये फोर्स होता है लीनियर मोशन में, ये रोटेशनल मोशन की फोर्स बन जाएगी। रोटेशनल मोशन की फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क। रोटेशनल मोशन की फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क। TORQE, QUE। रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, हम धीरे धीरे इस पे आ रहे हैं टॉर्क पर। इसे रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम है। ये क्या है बच्चे, लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही गोल घूमने वाले मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसका सिंबल होता है एल, इसका सिंबल होता है ऐसा, टाउ, ऐसा। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, किसी में ऐसा बना हुआ मिलेगा, किसी में ऐसा बना हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका सिंबल होता है एल। ये होता है, हो जाएगा एम की जगह आएगा आई, वी की जगह आएगा ओमेगा, ठीक है। आप कोई फॉर्मूला देख लो जिसमें मास आता हो, अगर आपको वो फॉर्मूला रोटेशन में लगाना है तो मास का अल्टरनेटिव कौन है, आई। मास का अल्टरनेटिव क्या बन जाएगा बच्चे, आई। एनी फॉर्मूला जो अभी आपको याद आता हो, इन दैट के मास शुड बी मस्ट बी रिप्लेस बाय आई, ठीक है। तो जैसे हम लीनियर मोशन को मास के बिना नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही रोटेशनल मोशन को हम आई के बिना नहीं पढ़ सकते। तो इसका आंसर लिखो बच्चे, राइट डाउन द आंसर। जैसे आपने एक पढ़ा था P इक्वल टू अंडर रूट 2m के ट्रांसलेटरी, यहां पर रोटेशनल में आओगे तो P की जगह क्या आता है, L, एंगुलर मोमेंटम, अंडर रूट 2, मास की जगह आई, के रोटेशनल, ठीक है। देखो बच्चे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, moment of inertia plays moment of inertia plays same role in rotational motion as mass plays in translatory motion. Moment of inertia plays same role in rotational motion as mass plays in translatory motion. आई की इतनी ही इज्जत है रोटेशनल मोशन में जितनी मास की इज्जत है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो इसलिए मैंने अभी तक आई पढ़ा, आप आई के बिना इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने सेकंड लॉ पढ़ा है, एफ इजिकल टू डीपी बाई डी टी, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, रोटेशनल फोर्स कौन होती है, टॉर्क। रोटेशनल मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम कौन होता है, एल, डीएल बाई डी टी। सारे फॉर्मूले इक्को ही जैसे हैं ये, ठीक है। तो देखिए बच्चे, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ड्राइव करने ये वाले फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, टॉर्क आई अल्फा होता है, एल आई ओमेगा होता है। पहले हमें ये तीन फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए बच्चे, दिस इज एन एक्सिस, ये कोई लाइन है, इसके चारों तरफ कोई बॉडी घूम रही है। दिस इज एन एक्सिस अक्रॉस विच, अराउंड विच, a lamina of comprised of, around which a lamina comprised of n particles, of mass m1 m2 m3 mn, comprised of n particles of mass m1 m2 m3 mn, having perpendicular distance from the axis of rotation as, having perpendicular distance from the axis of rotation as r1 r2 r3 rn, having perpendicular distance from the axis of rotation as r1 r2 r3 rn। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Here the kinetic energy will be kinetic energy, हाँ शाबाश, हाँ, पहले की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, तीसरे की काइनेटिक एनर्जी, अप टू nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट पार्टिकल का होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर पर डॉट हाफ mn का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, हाफ m1 v1 कितना है बच्चे? r1 ओमेगा, प्लस हाफ m2 v2 कितना है बच्चे? r2 ओमेगा, हाफ mn कितना है बच्चे? rn ओमेगा का होल स्क्वायर। टेकिंग हाफ कॉमन, इट इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। इसमें से भी आप ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, इट विल रिड्यूस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू डॉट mn rn स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
हो गया? ना राइट डाउन फॉर पैटर्न हेडिंग फॉर। आपने किसी भी चीज पर फोर्स लगाई और वो घूम गई। आप किसी पेज कसते हो, फोर्स लगाते हो, गोल घूमता है ना? आप गेट खोलते हो, गोल घूम गोल गोल गेट भी तो गोल ही घूमता है। गेट कैसे घूमता है? गोल घूमता है कमरे के अंदर, है ना? ये ऐसे ऐसे आके बंद हो जाता है। तो आप किसी चीज पर फोर्स लगाओ और वो गोल घूमे। आप किसी चीज पर फोर्स लगाओ और वो गोल घूमे, तो हम कहते हैं कि फोर्स को टॉर्क कहना है। इट इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका सिंबल होता है टाउ। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसके ऐसा यूनिट कितनी है बच्चे? न्यूटन मीटर। ठीक है। तो और क्या होता है बच्चे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे suppose this is x comma y axis. Here is the body whose position vector is r. You apply some force on it. Body was placed at an angle theta. You apply some force on it. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसे, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इन आर और एस के बीच का एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। आपने इस पर कोई फोर्स लगाया तो ये गोल घूम जाएगा। वो घूम के ए पोजीशन से ए डैश पोजीशन पे चला गया। आर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन घूम जाएगा। यही तो होगा बच्चे। अगर किसी चीज पर आप फोर्स लगाओगे तो वो एक पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है। वेक्टर टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस एफ। ए क्रॉस बी क्या था बच्चे? वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। वैल्यू आर एफ साइन थीटा। ठीक है। एक टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा आई अल्फा होता है, जिसको हमें प्रूफ भी करना है। एक टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है। ठीक है। एक टॉर्क का फॉर्मूला डीएल बाई डी टी भी होता है, ये बाद में आएगा हालांकि। एक टॉर्क का फॉर्मूला डीएल बाई डी टी भी होता है। ये दोनों हमें प्रूफ भी करने हैं अभी। एक आप फिगर से निकाल सकते हो। लेट्स सपोज आई प्रोड्यूस द फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन and from origin I draw a perpendicular on force. From the origin I draw a perpendicular on the force. तो ये एक यहाँ पर क्या है? प्लॉट ओ ए परपेंडिकुलर टू फोर्स, ओ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे
in this triangle, if this angle is theta, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो ये ए पोजिशन पी से बी मान लीजिए, प्लॉट ओ बी परपेंडिकुलर टू, तो ये जो ए बी है, ये जो ओ बी है, ये आर साइन थीटा आ जाएगी। अगर आप इस ट्राइंगल में लगाएंगे साइन थीटा, तो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी अपॉन में आर। आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओबी। ओबी को लेट सपोज डी मान लेते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी। तो इस फॉर्मूले में आर साइन थीटा की जगह आप एफ डी लिख दीजिए। टॉर के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो वेक्टर आर क्रॉस एफ, आर वहां पर पोजीशन वेक्टर है, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ डी और आर एफ साइन थीटा में अंतर क्या है, आर होता है पोजीशन वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। बच्चे आर और डी में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप आर लिखोगे तो आर हमेशा पहले लिखना है, आर, ठीक है। आर इज द पोजीशन वेक्टर, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो। आर इज द पोजीशन वेक्टर, नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप एफ इंटू डी लगाते हो, तो यहां पर डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑरिजिन। एफ डी और आर क्रॉस एफ में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप डी लगा रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना, अगर आप आर पोजीशन वेक्टर पुट कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। इफ यू आर यूजिंग द पोजीशन वेक्टर देन यू हैव टू पुट क्रॉस प्रोडक्ट, अदरवाइज हाउ यू हैव टू पुट सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स आर क्रॉस एस, ठीक है, और एक होता है बच्चे फोर्स इंटू में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, क्या बच्चे, बहुत पढ़ लिया, चलो ओके। रिकॉर्डिंग मत कर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है।